हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवा रहा है ताकि आपके पास सही नैरेटिव, सही एनालिसिस पहुंचे। आज हम एक बार फिर आफताब कमाल पाशा साहब से बात कर रहे हैं, जो वेस्ट एशिया के लिए एक्सपर्ट हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज के सरबराह रह चुके हैं। उसके अलावा कई मुल्कों में डिप्लोमेट के तौर पर भी काम कर चुके हैं, खासतौर पर मिस्र में। और बहुत तजर्बा है इस पूरे इलाके का और दुनिया की सियासत का। आज हम उनसे सीधे सीधे सवालों की तरफ मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि वक्त उनके पास भी जरा कम है। ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं जाना है, लेकिन बहुत ही अहम बात है, इसलिए उन्हें जरा हमने रिक्वेस्ट की कि जरा रुक करके थोड़ा सा बात कर लें। दो बड़ी खबरें हैं पाशा साहब, इस वक्त जब हमारी आपकी बात हो रही है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप चाइना में है, बीजिंग में। वो उस दौरे के बारे में हम आपसे बात करेंगे। दूसरे, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग दिल्ली में हो रही है, जिसमें अब्बास अरागची ने बहुत ही सटीक और सीधे स्टेटमेंट दिए हैं, जिसके दुनिया की सियासत में बहुत बड़े मानी हैं। आपसे इन दोनों इश्यूज पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप को क्या वहां कुछ बीजिंग से कुछ मिलने की उम्मीद है, कुछ मिल रहा है, या खाली हाथ जाएंगे, कुछ दे करके आना पड़ेगा? जी शुक्रिया काजमी साहब। देखिए ये अमेरिका के सदर का चीनी दौरा बहुत अहम है दो तीन लिहाजों से। एक तो जब से ट्रंप दूसरे बार सदर बन के आए हैं, ये टैरिफ का मसला लेके पूरी दुनिया में हलचल मचा दिए हैं, और ख़ास तौर पर उनका निशाना चीन के तरफ भी था। और इनिशियली उन्होंने 100% लगाने की धमकी दी थी, टैरिफ अमेरिका के द्वारा चीन के प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर। तो उसको चीन ने जवाब दिया कि अगर आप 100 करते हैं तो हम 200 करेंगे बोल के जवाबी कार्रवाई में। तो चीन जो है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन में जब ट्रंप आए थे तभी भी टैरिफ लगाए थे, सैंक्शंस लगाए थे, उसको बारीकी से समझ के काउंटर पॉलिसीज वो तैयार कर लिए हैं, किस तरह ट्रंप का मुकाबला करना सभी चीज़ों में, चाहे वो टैरिफ हो, सैंक्शंस हो, या कोई भी धमकी ट्रंप देते हैं। तो इस लिहाज से वो तैयार थे। और जैसे ही अमेरिका की धमकी आई, उन्होंने तैयारी कर ली थी और उसको उन्होंने बता दिया कि हम अगर आप करेंगे तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी जब टैरिफ लागू हो गया चीन के ऊपर, ज़्यादा टैरिफ, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर भी हम चीन पाबंदी लगा दिए वो। और जिससे बड़ी किल्लत हुई अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, चाहे वो हवाई जहाज़ बनाने में हो, या मिसाइल्स, या चिप्स, या फोन्स, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। उसके अलावा तीसरा जो है, उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे बोल के, या कम कर देंगे उसकी मकदार। तो उससे भी काफ़ी अमेरिका के किसानों को नुकसान हुआ। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कदम भी उठाए, जैसे कि ईरान को सपोर्ट करना, और रूस के साथ संबंध बढ़ाना, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में और पैसा लगाना, और ग्लोबल साउथ के जो अफ्रीका और दूसरे देश हैं उनसे टैरिफ फ्री का अग्रीमेंट करके उनके चीज़ें इंपोर्ट करना ड्यूटी फ्री। बहुत सारे कदम उठाए जिससे चीन जो है पूरे ग्लोबल तौर पे और इंटरनली चीन अमेरिका का मुकाबला कर सके। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी फौजी कार्रवाई तेज़ कर दी, जैसा एयरक्राफ्ट बनाना, ड्रोन्स बनाना, फाइटर जेट्स बनाना, और खुले आम डिस्प्ले करते थे कि हमारे पास ये हथियार हैं, नए नए हैं, और ये एआई से रिलेटेड हैं, और इलेक्ट्रॉनिक में जदीद से जदीद असला पे दागा गया है। और पाकिस्तान को भी मिसाइल्स और फाइटर जेट्स वगैरह दे के वहाँ से भी उन्होंने पब्लिसिटी गेन कर ली कि उनके हथियार जो है, चाहे फ्रांस के हो, अमेरिका के हो, उनको उसका मुकाबला कर सकते हैं।
तो और ताइवान के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, जिससे अमेरिका का जो $11 बिलियन देने का प्लान है हथियार, तो उसको भी कैसा नाकाम करना। और जो अमेरिका के सैंक्शंस द्वारा चाइनीज बैंक्स हांगकांग में और शंघाई में, उसका भी कैसा मुकाबला करना जो है, ये सब जवाबी कार्रवाई करे, जिससे अमेरिका को परेशानी हुई। और अमेरिका ये अंदाज नहीं लगाता था कि ये चाइना इतने बड़े कदम लेगा और अपने युआन में अपने करीबी दोस्त जैसे सऊदी अरेबिया है और दूसरे तेल निर्यात करने वाले देश उसके तेल को युआन में खरीदेंगे बोल के। और धीरे धीरे चीन जो है अपने बैंकों से युआन का ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड 36 देशों से मजबूत कर लिया है, अफ्रीका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह। तो ये मकदार जो है बढ़ती जा रही है और इन सब ट्रेड डील्स में कम से कम डॉलर का इस्तेमाल होता है। तो अमेरिका इन सब चीज़ों से परेशान है। अब 2 दिन से जो ट्रंप वहाँ हैं, जहाँ तक मशरक़ वस्ता या खाड़ी के देशों का मसला है, 2 चीज़ें उभर के आ रही हैं। ट्रंप ने आज सुबह अपने सोशल ट्रूथ में ये कहा कि चीन जो है काफ़ी असर और रसूख रखता है ईरान के ऊपर, जिससे हम इस्तेमाल करेंगे और दबाव डालेंगे ईरान के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए और टोल नहीं लगाने के लिए। और न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के हाथ में नहीं होना बोल के हम दोनों में सहमति है बोल के ये भी बता रहे। किस हद तक ये सही है और किस हद तक ये एग्जैजरेट कर रहे हैं, फाइनल स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा, कल या परसों जब निकलता है। और उसके बाद पुख्ता स्टेटमेंट पे जब ईरान इस पे कुछ टिप्पणी करता है तो मालूम होगा कि ईरान को क्या बताया गया है और चीन क्या अमेरिका के साथ मुआहदा किया है बोल के। तो हमें जान के चलना होगा कि जो है ट्रंप अगर 1% उनको सक्सेस मिलता है तो वो 100 कर देते हैं उसको, तो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो इस लिहाज से हमें गौर से देखना होगा कि सोशल ट्रुथ में क्या बोलते हैं, चीन क्या बोलता है और ईरान का रवैया क्या होता है। लेकिन बहरहाल संकेत ये हो रहा है कि ईरान जो है धीरे धीरे जो जहाज़ें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाती हैं उसकी मकदार बढ़ा दिया है। कल तकरीबन 30 जहाज़ गए और इससे उनका लचकदार रवैया, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड और जो ऑयल क्राइसिस है उसको किस तरह से हल किया जा सकता, वो बताता है कि ईरान ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा है बल्कि अमेरिका नाकाबंदी कर रखा है। जी। जो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं। अभी ये इको आ रहा है। ये अभी डोनाल्ड ट्रंप एक कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं कि हमारे और चीन के बीच में ये मामला तय हो गया है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। ये कौन सी बड़ी कामयाबी है? ईरान तो शुरू से कहता है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। ये इसको कामयाबी के तौर पर पेश करने का मतलब क्या उनकी नाकामी है? ऐसे वक्त में जबकि सेंटकॉम के सरबराह ने कहा है कि ईरान के पास अब भी हमला करने की सलाहियत मौजूद है। तो ये कौन सी बड़ी कामयाबी है? ये कौन सा जिसे कहते हैं मार्का सर कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने? आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी, ये मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि चीन का रवैया अभी कुछ क्लियर कट नहीं था। तो अब अगर चीन कहता है कि हम दोनों में सहमति है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार पोजेस करना नहीं बनाएगा बोल के, तो अब गारंटी है कि अगर मुस्तफा खामनाई, अली खामनाई के फतवे को नज़रअंदाज करके जो संकेत आ रहे हैं मजलिस मेंबर्स से वगैरह कि कहीं प्रेशर बढ़ने पे ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना ना दे, तो इससे आश्वासन चाहते थे कि चीन हमारा अमेरिका का सपोर्ट करेगा बोल के। तो ये किस हद तक लागू होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप जब तक सदर रहेंगे
या वो अच्छी तरह बिहेव करेंगे तब तक है, या लिखित में दिए हैं चीन, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जो बॉटम लाइन है, जो क्लियरली नज़र आती है, देखिए चीन का जो इन्फ्लुएंस कुछ हद तक लिमिटेड है। ये नहीं कि ये ईरान जो है पिट्ठू देश है चीन का, कि चीन जो भी बोलता है ईरान मान लेगा, या ऐसी बात नहीं है। ईरान ना भी कह सकता है चीन को, और रूस को भी ना बोल सकता है। जब जहां अपने नेशनल इंटरेस्ट को अगर ख़तरा है तो वो ज़रूर जवाब देंगे जिससे उनका नुकसान ना हो। तो इस लिहाज से जो है, चीन अगर अमेरिका को आश्वासन भी देता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि चीन वापस नहीं जाएगा, या ईरान ऐसे ही मान लेगा चीन की बात कोई दबाव में वगैरह आके। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो ये जैसा मैं बताया, जो ट्रम्प बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी हो गई, चीन ने हमारा सपोर्ट दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे बोल के, तो इसका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है, जबकि ईरान खुद बता रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे बोल के। जी। अच्छा, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है ट्रम्प के बीजिंग दौरे का। अभी मैं देख रहा था, अल जजीरा की हेडलाइन ही आ रही थी कि आखिरी दिन शुरू हो गया, लेकिन अभी तक कुछ एग्रीमेंट्स पर कोई साइन नहीं हो पाए हैं, कुछ एग्रीमेंट्स अभी दोनों मुल्कों के बीच में नहीं हुए। तो क्या इसको अभी इंतजार करने की जरूरत है, या इसे नाकाम दौरा समझा जाए? अमेरिका को ऐसे वक्त पर जब उधर यूक्रेन में, उधर वेस्ट एशिया में, दोनों जगह एक तरह से नाकामी वो देख रहा है, ऐसे वक्त में क्या आप इस दौरे को, अभी तक के जो नतायज या जो भी कुछ आ रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो अमेरिका लगातार दबाव बनाया हुआ है पिछले 2 दिनों से कि चीन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अमेरिका से खरीदे। लेकिन चीन जो है बहुत सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर है। कुछ चीज़ें अमेरिका से इंपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसा मीट है और सोयाबीन्स है और वीट वगैरह, कुछ चीज़ें, और इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चीज़ें, इंडस्ट्रियल मशीनरी में, और बोइंग जहाज़ जो है सिविलियन, वो पहले 200-150 लेने की बात कर रहे थे, अब 200 लेने की बात कर रहे कि शी जिनपिंग इन्होंने 50 बढ़ा दिया और 200 जहाज़ लेने का वादा किया है बोल के। तो वैसे ही जो बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सीईओज गए हैं, वो भी अपना अपना डिमांड रख रहे थे, जिसमें कई चीज़ों को चीन ने मुस्तरद कर दिया कि हम खुद बनाते हैं, अमेरिका से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स पे भी जो है, कुछ मेटल्स पे उन्होंने छूट दी है कि हम दे सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत दुगनी तिगनी कर दिए हैं। और ये शर्त भी लगाए हैं कि आप दूसरे थर्ड कंट्री से इंपोर्ट करके उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर मालूम पड़ा तो हम पूरा ही टाइट कर देंगे बोल के। दूसरी बात यह है कि जो चीन के बैंक्स बाहर हैं, हांगकांग और शंघाई के अलावा उनके ब्रांचेस जो हैं, उस पर भी पाबंदी लगाए थे कि ये जो है डॉलर को अंडरमाइन कर रहे हैं, रूबल को, सॉरी, युआन को प्रोत्साहित दे रहे हैं। और इसमें आईआरजीसी के भी कनेक्शंस बताए गए थे कि ये आईआरजीसी को भी फाइनेंशियल नेटवर्क जो तेल लेते हैं उससे भी पैसे देते हैं बोल के, सिंगापुर और कई जगह उनके चाइनीज़ जो बैंक हैं। तो उस पर भी अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी पाबंदी लगाए थे और उसको हटाने की बात कर रहे हैं। अभी भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि एक ही हथियार है अमेरिका के पास, ये बैंकिंग सिस्टम को किस तरह इस्तेमाल करके चीन को टाइट कंट्रोल करे बोल के। तो चीन भी जो है इस पे अड़ा हुआ है कि ये सब सैंक्शंस बैंकों पे, कंपनीज पे सब हटाना है बोल के। अभी आज बातचीत होगी इस पे, क्या नतीजा निकलता है शायद शाम तक या कल सुबह तक पता चलेगा। लेकिन चीन हटने वाला नहीं है, क्योंकि उनका तिजारत और एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, और जितना पाबंदी लगाएंगे
अमेरिका को ही नुकसान होगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी बैंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं इनको अगर सैंक्शंस लगाते हैं। तो उससे उनको अमेरिका को कुछ ख़ास कामयाबी हासिल होने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका को पता है कि यह चाइना बाईपास कर सकता है, चाहे वो IRGC से ट्रेड करना के हो, ट्रेल हो, या अफ्रीका एशिया से जो भी बैंक्स उनके कर रहे हैं। कि मेन मकसद अमेरिका का ये है कि ये चाइना जो है अपने युआन में तिजारत कर रहा है, अमेरिका के डॉलर को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए वो सैंक्शंस डाल रहे हैं। तो अब पूरे दुनिया में अब ये न्यूज़ फैल गई कि अगर आप अमेरिका के साथ सैंक्शन करके डॉलर लेते हैं तो वो कभी भी उन देशों के ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकता है। तो इसलिए वो डर के मारे, जैसा रूस के $300 बिलियन को उन्होंने सीज कर लिया फॉरेन एक्सचेंज को, उस डर से जो है कई ग्लोबल साउथ के देश जो है चीन से करना चाहते हैं, जो लॉ अबाइडिंग है और इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, और अभी तक उसने कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं की है जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के लेफ्ट एंड राइट पूरी दुनिया की इकॉनमी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, जिसके तहत अमेरिका का डॉलर भी धीरे धीरे रूस से, नॉर्थ कोरिया से, चाइना से, ईरान से, पहले लीबिया से, इंडिया पे सैंक्शंस लगा के अपने ही तिजारत को कमज़ोर कर लिया है। जी। ये पाबंदियां बहुत ही, यानी जो वो नतीजे चाहता है अमेरिका वो नहीं हो पाती। अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद ईरान की तरक्की दुनिया के सामने, और इस जंग के दौरान सऊदी अरब भी और उस तरह से मुल्क भी जो अमेरिका के एलाइज थे वो भी युआन में लेन देन करने लगे हैं। और हॉर्मुज से गुजारने की भी एक शर्त थी कि डॉलर में कारोबार ना करें। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूँ ब्रिक्स, जो नई दिल्ली में ब्रिक्स मीटिंग हो रही है फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें इस वक्त तक अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वही एक तरह से छाए हुए हैं। उनके बयानात चूंकि पूरे दुनिया उन्हें सुनना चाहती है, पूरे मीडिया में उन्हीं की तरफ की बातें आ रही हैं। दो बहुत अहम बातें की हैं उन्होंने अपनी तकरीर में। एक तो ये कि हमें फिर आजमा लो, टेस्ट अस अगेन, यू विल रिपीट योर फेलियर्स, तुम फिर नाकाम हो गए, यानी आप हमला कर सकते हो और हमें एक बार फिर चेक कर सकते हो, हम फिर भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिप्लोमेसी का दरवाजा हमारी तरफ से खुला है। एक तो ये बात, और दूसरे ये कि अमरीकी हेजेमनी जो दादागिरी थी वो डस्टबिन में फेंकने का वक्त आ चुका है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बात कही कि अमेरिका से डरना बंद कर दो और उसकी दादागिरी को कूड़ेदान में फेंक दो। आप कैसे देख रहे हैं इसका, क्या इस मैसेजिंग का क्या मतलब है, क्या कुछ आगे असर होने वाला है? और ब्रिक्स में तो बाकायदा एक टारगेट भी था कि डॉलर की जगह आपसी करेंसी में कारोबार किया जाए। दिल्ली से क्या पैगाम देने की कोशिश की है अराक्ची ने? जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, क्योंकि पिछले महीने जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स या फॉरेन लेवल ऑफिसर्स जो आए थे उसमें कोई कंसेंसस बन नहीं पाया, कोई स्टेटमेंट इशू नहीं कर सके, इसलिए कि कई देश, 11 देश जो इजराइल अमेरिका द्वारा ईरान पे जो हमला हुआ उसका खंडन करना चाहते थे। और UAE ऐसा वाहिद मुल्क था, शायद इनडायरेक्टली इंडिया भी उसको सपोर्ट कर रहा था, जो अपोज कर रहा था, जो कंसेंसस हो नहीं पाया, जिसके तहत कोई स्टेटमेंट उभर के नहीं निकला। तो इस बार भी जो है UAE वही डिसरप्टिव खेल खेल रहा है कि ईरान जो है हम पे हमला कर रहा है, उसका खंडन होना चाहिए, ना कि अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर हमले का। तो उन्होंने इनडायरेक्टली अब्बास अराक्ची उन्होंने कहा कि ये ब्रिक्स कंसेंसस का डिसरप्टिव स्टेट एक नेबरिंग कंट्री है बोल के, और हमको सब पता है कौन सा नेबरिंग कंट्री है जो इजराइल और अमेरिका द्वारा UAE के ज़रिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, पूरा ब्रिक्स को कंसेंसस बिगाड़ने का खेल। जहाँ तक उनका दूसरा स्टेटमेंट है कि देखिए अब पूरी दुनिया को पता चल गया है, UAE को भी और बहरीन को भी, जो साजिश कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, कि आप कितना भी साजिशें करें, कितने भी 14,000 से ज़्यादा ठिकानों पे बमबारी करें और कितनी बार प्रयास करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप ज़बरदस्ती से खोलेंगे, तो आप कामयाब नहीं हुए। तो अगर इसी पॉलिसी को दोबारा टेस्ट करना चाहें तो आप करिए, और हम
उससे ज़्यादा जवाब देंगे और हमारे पास ताकत है। अतः और वो कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ये नहीं कि डरे हुए हैं और जख्मी घायल देश हैं, इस तरह से नहीं बोल रहे हैं वो। तो उनके पास क्षमता है, उनके पास ताकत है, और उस बलबूते पे जो है वो बोल रहे हैं कि अगर आजमाइश और करना है तो हम तैयार हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, और नए नए असला भी इस्तेमाल करेंगे जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो ये डराने धमकाने की बात नहीं है, जो असलियत है ईरान क्या कर सकता है वो खुले आम जो है पूरी दुनिया को ब्रिक्स के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, बहरीन हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, और कोई भी दुश्मन देश हो जो ईरान के साथ साजिश जो कर रहा है। देखिए दूसरी तरफ ब्रिक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ धीरे धीरे कदम ब कदम आगे चल रहा है। चाहे अमेरिका और चीन दोस्ती करके इसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस करना है, तो अगर करते भी हैं तो ये दूसरे मुल्क जो है, जो रूस है, भारत है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया या मिस्र या इथोपिया, या जो भी दोस्त जाना चाहते हैं, टर्की जैसा, अल्जीरिया या इंडोनेशिया, ये सभी देश जानते हैं कि अमेरिका का ये थ्रेटनिंग पोस्ट और सैंक्शंस लगाने की धमकी, और अगर उनकी बात मानेंगे नहीं तो आपको हम हर तरीके से कमज़ोर करेंगे, बल्कि ये धमकी सबके दिल में और उनकी हड्डियों में चला गया है। कोई भी देश ग्लोबल साउथ का अब अमेरिका को जिस तरीके से वो एतमाद कुल्ली से बोलते थे, अब वो दम नहीं रहा। तो अमेरिका का ट्रस्ट डिफिसिट हो गया है, और उनको पता है कि चाहे ट्रंप हो या उसके बाद कोई और आए, तो ये अमेरिका की खस्ता हालत से जो है हम पे दबाव लगातार डालेंगे, और ये कॉलोनियल अप्रोच जारी रहेगा वन वे और दी अदर। और ईरान जो है खुलेआम बता रहा है कि अमेरिका ये डिक्लाइनिंग पावर है, और उसके पास जो 70 साल से दादागिरी करके डरा धमका के उन्होंने जो हासिल किया रिसोर्सेज, आप उसे जारी होने मत दीजिए। और नया दौर शुरू होने वाला है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, दूसरे भी देश हैं, और अमेरिका एक देश हो सकता है। लेकिन अगर आप डरे रहेंगे और उनकी धमकियों से डरते ही रहेंगे तो आपका नुकसान होगा। आप जो ईरान किया है वो आंख खोल के देखिए, और हम आगाज़ कर रहे हैं एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, जिसमें अमेरिका से डरने की कोई बात नहीं है। आप डॉलर से तिजारत करते रहिए, उनसे ताल्लुकात रखिए, लेकिन इतना निर्भर मत होइए कि जैसा चीन जैसा रूस के फॉरेन एक्सचेंज और सैंक्शन डाले आप पे भी ऐसा हो गया, नौबत ऐसी ना आ जाए कि आप वल्नरेबल हो जाए और आप पे हमला करके अमेरिका दबदबा और वेनेजुएला की तरह या क्यूबा की तरह करें। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारा एग्जाम्पल फॉलो करें और नए मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ आगे बढ़िए। हिम्मत दिला रहे हैं वो, आप हिम्मत हारिए मत, हिम्मत से काम लीजिए। हम जैसा कर रहे हैं आप भी वैसा ही करते रहिएगा, सक्सेस या कामयाबी आपकी तरफ होगी, और अमेरिका के डर खौफ से आप जिए मत। यानी ईरान जो है की भी हिम्मत बढ़ा रहा है कि आप अमेरिका के खिलाफ खड़े होइए और आपको कामयाबी मिलेगी। और एक बहुत ही दिलचस्प, मैं बीच में अपने दर्शकों को याद दिला दूं, ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है कि बीजिंग, ये शी जिनपिंग का कहना है कि अमेरिका की ताकत डिक्लाइनिंग है, कमजोरी की तरफ है। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहते हैं हम, मैं उसके लिए एक तरह से सही मानता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में बदल जाते हैं कि जो बाइडेन के दौर में डिक्लाइनिंग था, मेरे दौर में डिक्लाइनिंग नहीं है। यानी यहां तक वो कबूल कर रहे हैं। ये बहुत ही नई बात है। अच्छा, वक्त हमारे पास कम रह गया है, आखिर में अब ये बताइए कि क्या जंग फिर होगी? ये सवाल हमेशा हर एक के जहन में हॉन्ट करता रहता है कि क्या सांस मिलेगा, हॉर्मोज फिर से पूरी तरह से बंद होगा, जंग होगी, क्या सिलेंडर, गैस सिलेंडर और महंगा होगा? ये हर एक के जहन में सवाल है। गाड़ियों में पेट्रोल कितना और महंगा होने वाला है?
क्या लगता है आपको, जंग फिर से होगी? फिर अमेरिका ये करेगा गलती? देखिए, भारत में तो आज रात से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है। इसमें कोई शक नहीं कि ये पहला कदम है। आगे भी चल के भारत जो है सरकार इसके दाम बढ़ाएंगे। एलपीजी के तो पहले ही बढ़ा दिए थे। और ये कदम जो है पूरी हुकूमत है, पूरी दुनिया की जो भी हुकूमतें हैं वो दाम बढ़ा के हर एक कदम पे कम डिमांड करने की कोशिश करे, लेकिन जो डेवलपमेंट के लिए बेसिक है, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, हर शोबे के लिए, वो कम नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से जो है शॉर्टेज हो रही है। और ट्रम्प जानते हैं कि दुनिया में ये सब अमेरिका के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि ये आपने नाजायज़ जंग थोप के ईरान के पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला खड़ा कर दिया और तेल की कीमतें बढ़ गई। और चूंकि आप ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करते, आपके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन जो 95% 100% इम्पोर्ट करते हैं, जैसा जापान, कोरिया, पूरे दुनिया के देश, भारत 80%, तो उन पे काफ़ी गंभीर असर हुआ है। तो इससे अमेरिका का जो छवि, अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस, जो ट्रस्ट है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कि अमेरिका जो है जंग के ज़रिए, मार तोड़ के ज़रिए, डिस्ट्रक्शन के ज़रिए, जिसने अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, जो भी देश हैं, यूक्रेन, वेनेजुएला को बर्बाद करके हासिल करना चाहता है, तो यहाँ भी करके पूरी दुनिया से वो तेल गैस छीनना चाहता है और अपने दबदबे में लाना चाहता है बोल के। तो इस लिहाज से ये तो एक तरफ हुआ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि अमेरिका में खुद तेल गैस की कीमतें डबल हो गई हैं, $2.5 गैलन से 4.5 हो गया है। और कैलिफोर्निया में तो 7.5 हो गया है वहाँ। तो इसके अलावा भी जो फौजी रिस्पांस मिला ईरान से, तो वो कभी भूलेंगे नहीं। वो कभी उम्मीद नहीं करते, जैसा ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया कि हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि हम ईरान जो है हमारे अड्डे खाड़ी में निस्तो नाबूद कर देगा, इतनी बमबारी करके पूरा सुलह वहाँ सफाया कर देगा बोल के। तो अगर दोबारा अमेरिका छेड़ता है इजराइल के दबाव में या जो भी कार्रवाई करके, तो ईरान के पास क्षमता है और वो जानता है कि क्या करना है। और वो बता रहे हैं कि खाड़ी के देशों में हमारे टारगेट्स लॉक्ड हैं, चाहे ऑयल के हो, गैस के हो, पावर प्लांट्स के हो, या जो भी स्ट्रेटेजिक हैं, उस पर हम निशाना करेंगे, जिससे पूरा खाड़ी का देश जो है आग के शोले में लपेट में आ जाएगा। और इजराइल को भी पता है कि उनके भी टारगेट्स लॉक्ड हैं और इजराइल को भी नहीं छोड़ेंगे बोल के। अब डर इस बात का है कि अगर ईरान ये खाड़ी और इजराइल के अलावा जो मिसाइल्स उनके पास हैं, 8 या 10 या 12,000 किलोमीटर तक जो जा सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, क्या वो दागेंगे अमेरिका के अड्डे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, जर्मनी से, इटाली से और दूसरे नाटो देशों से, क्या वहाँ तक इनकी पहुँच है? क्या ये मारने की क्षमता रखते हैं या कर सकते हैं या करेंगे? वो बड़ा सवाल है। वो निर्भर इस बात पे होता है कि जिस पैमाने पे बमबारी करेंगे इजराइल और अमेरिका, अगर ज़्यादा होता है तो ईरान भी जो है उसी लिहाज से मेजर्ड रिस्पांस देगा, चाहे वो जर्मनी हो, इटाली हो, या जो भी नाटो के अड्डे हैं। वो बड़ा ख़तरा अमेरिका को पता है कि ईरान के पास ये क्षमता है। उन्होंने डिगो गार्चिया के ऊपर 10,000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उस पर मार के बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं। वो सिर्फ एक उदाहरण था, वो एग्जाम्पल था। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बड़े भारी पैमाने पे ईरान की बमबारी होती है, ईरान को तहस नहस किया जाता है, तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो इससे पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होंगे, तेल और गैस की किल्लत, और खाड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बहुत बड़ी पाबंदी होगी, जहाँ से तेल गैस निकल के नहीं आएगा, फर्टिलाइजर्स नहीं आएंगे, एल्यूमिनियम और दूसरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वगैरह। हालांकि ईरान पे भी काफ़ी नुकसान होगा बमबारी से, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल जंग के आसार हैं या क्लाउड्स, वार क्लाउड्स स्ट्रांग ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि अब पहली बार की तरह ट्रंप जो है नेतन्याहू के दबाव में आया कि दूसरी गलती नहीं करेंगे और बहुत महंगी होगी उनके लिए भी, उनके दोस्तों के लिए भी, और जो अमेरिका रिश्ते बहाल कर रहा है चीन के साथ और रूस के साथ, दूसरे देशों के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब। जंग नहीं होगी इसकी उम्मीद है, लेकिन अगर हुई और ईरान ने रिटेलिएशन उस दूरी तक किया कि यूरोप तक के जो अमेरिका के बेसिस हैं उन तक भी मार करे, तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत ही गहराई से मालूमात दी। चीन में ट्रंप की विजिट के बारे में भी आपने बताया और ब्रिक्स के बारे में भी क्या कुछ नतीजा निकल के आ रहा है, और क्यों अब्बास अरागची पूरी दुनिया के लोगों से कह रहे हैं कि आप हिम्मत बनाए रखें, अमेरिका के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और आप लोग भी मजबूती से खड़े हो जाएं, ये पैगाम उन्होंने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।